JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की आपकी क्लास होने वाली है अधिगम एवं शिक्षण के अंतर्गत अधिगम वक्र और अधिगम पठार और अधिगम स्थानांतरण। इस पर हम चर्चा करेंगे। बीएड में 90% से प्लस लाने का हमारा प्रयास है। ये टॉपिक आपका पूछा जाता है टेट में, इसके अलावा आपका रीट में, सी टेट में ये टॉपिक कई जगह पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक में है क्या। तो सबसे पहले अधिगम वक्र के बारे में पढ़ेंगे, अधिगम पठार के बारे में पढ़ेंगे और अधिगम स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं अधिगम वक्र का अर्थ क्या होता है। अधिगम वक्र की जो खोज की थी वो की थी आपके ब्रियान हार्टर ने। अब वक्र बनता कैसे है अधिगम का, देखिए आप जब किसी सीखने की प्रक्रिया का जो भी आकलन है या जो भी मूल्यांकन है, सीखने की प्रक्रिया में कितनी कमी हुई, कितनी अधिकता हुई समय के साथ, उस चीज को किसी ग्राफ पर व्यक्त करते हैं तो वो जो है अधिगम वक्र होता है। जिसे आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ में यहां पर तो हो गया समय, आपका समय, और ये हो गया आपका अधिगम कि कितना अधिगम हुआ। मान लीजिए आपका 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, और ये आपका हो गया 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह। तो जैसे जैसे पहले माह में आपका अधिगम इतना था, फिर दूसरे माह में और बढ़ के इतना हो गया, तीसरे में इतना हो गया, चौथे में इतना हो गया, या पांचवें में फिर कुछ स्थिर हो गया, या फिर डाउन हो गया अगले। तो इस तरीके से अधिगम का बढ़ना या घटना समय के साथ, उसे हम जब किसी ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं इस चीज को, तो वो होता है आपका अधिगम वक्र। तो इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। यदि हम अपने सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो एक वक्र रेखा बन जाएगी। इसी को सीखने का वक्र या अधिगम वक्र कहते हैं। इसके लिए हमने विभिन्न परिभाषाएं रखी हैं। इन परिभाषाओं को देखते हैं। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने क्या कहा है, अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वक्र अंकित करता का विवरण करता है। यानी कि जो अधिगम हुआ है उसके अंदर कितनी उन्नति हुई है, यानी कि वो कितना बढ़ी है अधिगम की जो क्रिया है, या अधिगम सीखने की प्रक्रिया कम हुई है, अवनति हुई है यानी कमी हुई है। उन्नति या अवनति को जो दर्शाती है, जो चीज, जो अंक कागज पर दर्शाते हैं, वो चीज क्या होती है, अधिगम वक्र होती है। अलेक्जेंडर क्या कहते हैं, जब आंकड़ों को वर्ग अंकित कागज पर अंकित किया जाता है तो वक्र बन जाता है। जब जो आंकड़े होते हैं आपके पास कि इस महीने में इतनी उन्नति करी है इस बच्चे ने, इस महीने में इतनी उन्नति करी है, इस महीने के बाद इतनी उन्नति हुई है, तो वो जो आंकड़े हैं हमारे पास, उन आंकड़ों को हम कागज पर जब अंकित करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अधिगम वक्र बन जाता है, एक प्रकार का वक्र बन जाता है। गेट्स के अनुसार अधिगम वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। यानी कि अधिगम वक्र क्या दिखाता है, अधिगम वक्र दिखाता है कि सीखने की क्रिया में कितनी गति हुई और कितनी प्रगति हो रही है, यानी कितनी तेजी से सीख रहा है और कितनी उसे उन्नति मिल रही है, प्रगति हो रही है या अवनति हो रही है, चीज को दिखाता है। तो वो क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। रेमर्स के अनुसार सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की पद्धति है। यानी कि सीखने का वक्र जो है, यानी कि उनका वक्र क्या है, एक तरीके से सीखने की पद्धति है, यानी कि सीखने के लिए ये प्रयोग की जाती है। तो प्रयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अधिगम की क्रिया में जो कुछ करता है, वो चाहे तीव्र हो या धीमे गति हो रही हो उसकी, उसे हम अधिगम के वक्र से प्रकट करते हैं। अधिगम वक्र ग्राफ पेपर पर प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो भी सीखने की गति है, चाहे वो बढ़ी है, चाहे वो घटी है, या वो स्थिर रही है, तो उस चीज को जो है हम जब कागज पर दर्शाते हैं, हम जब ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं, तो वो क्या होता है, अधिगम वक्र होता है। अब अधिगम वक्र के प्रकार, अधिगम वक्र जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन तीनों प्रकार के वक्रों के साथ साथ एक चौथा प्रकार का भी होता है वक्र। वो स्पेशल, मतलब कि कोई स्पेशल वक्र नहीं होता, उन्हीं से मिलकर बनता है। तो 4 प्रकार के यहाँ वक्र हम देखेंगे। सरल रेखीय वक्र, उन्नोत्तर वक्र या ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र। ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र, इस पर ध्यान देंगे। नतोदर वक्र या धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। अब मिश्रित वक्र या अवग्रहास वक्र। तो ये 4 प्रकार के वक्र हैं। एक एक प्रकार के एक एक को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सरल वक्र। सरल वक्र क्या होता है, यह वक्र सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ते हुए व्यक्त करता है। यह वक्र बहुत कम दशाओं में पाया जाता है, यानी कि इसमें सीखने की गति जो है लगातार बढ़ती रहती है समय के साथ साथ, और ये जो है एक रेखा में चलता है, इसलिए इसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर तो अभ्यास हो रहा है, ये
अभ्यास का मतलब यहाँ पर एक अभ्यास, दो अभ्यास, यानी टाइमिंग चल रही है यहाँ पर कि आपने अभ्यास कर रहे हैं समय के साथ। और यहाँ सीखने की गति, ये सीखने की गति, तो क्या हुआ कि जैसे जैसे अभ्यास बढ़ रहा है यहाँ पर, तो सीखने की गति बढ़ती जा रही है, सीखने का विकास हो रहा है और ज्यादा सीख रहा है। समय के साथ साथ जितने अभ्यास बढ़ा रहे हैं वो सीखता चला है, ना उसमें कमी आ रही है ना उसमें तेजी आ रही है, एक गति से ये बढ़ता चला जा रहा है, प्रगति होती चली जा रही है। तो इस तरीके का वक्र बहुत कम बनता है जो सरल रेखीय वक्र होता है, क्योंकि कभी ना कभी मनुष्य थकता है, कभी ना कभी उसके अंदर अरुचि आती है, तो उस वक्र में जो है गिरावट भी आती है, कभी कभी जो है इसमें जो है उन्नति भी होती है, अवनति भी होती है। तो इस तरीके का वक्र जो है बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है किसी भी सीखने की गति में। अब आता है आपका उन्नोत्तर वक्र, ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र। इसके दो नाम हैं, आपको दोनों नाम याद करने होंगे, उन्नोत्तर वक्र और ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र। यानी कि उन्नति सूचक तो है, लेकिन कैसी उन्नति हो रही है, ऋणात्मक, इस पर ध्यान देना है। अब क्या होता है, जब सीखने की गति में कुछ समय बाद या कुछ टाइम बाद जो है सीखने की गति धीरे होने लगती है, यानी कि कम होने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र या उन्नोत्तर वक्र। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, जैसे जैसे अभ्यास करा तो पहले तो गति सही चल रही सीखने की, लेकिन क्या हुआ, अभ्यास तो बढ़ता जा रहा है लेकिन गति क्या है, धीरे धीरे नीचे आती चली जा रही है। तो ये क्या हुआ, आपका उन्नोत्तर अधिगम वक्र हुआ। इस प्रकार के वक्र में अधिगम की क्रिया में आरंभ में गति अधिक दिखाई पड़ती है, लेकिन अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ उन्नति की गति शीतल पड़ जाती है, अर्थात शुरू में सीखने की गति तेज तथा बाद में धीरे धीरे बंद हो जाती है और अंत में वक्र एक सीधे रेखा या पठार के रूप में बन जाता है, जो यह बताता है कि अब अभ्यास के फलस्वरूप अधिक उन्नति की संभावना नहीं है। यानी कि जब पहले अभ्यास कर रहे हैं हम, तो एक बार अभ्यास किया, यहाँ सीखे, फिर अभ्यास किया, जितने अभ्यास कर रहे हैं तो शुरू में तो ये गति बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सीखने की गति कम हो गई और स्थिर हो गई। यहाँ पर आकर जहां स्थिर हो जाती है तो ये क्या होता है, पठार बन जाता है। इसे आगे बताएंगे कि सीखने का पठार क्या होता है। तो इसे बोलेंगे आप ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र, जिसमें की कमी आ रही है सीखने में। अब होता है आपका नदोत्तर वक्र या धनात्मक उन्नति सूचक वक्र, यानी कि उन्नति हो रही है धनात्मक यानी पॉजिटिव। अब अभ्यास जैसे जैसे अभ्यास कर रहे हैं तो पहले तो सीखने की गति धीरे थी, लेकिन ये देखिए सीखने की गति धीरे चल रही है, लेकिन बाद में क्या है, एकदम से तीव्र हो गई, यानी ऊपर चली गई। तो ये क्या हुआ, आपका धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। इस प्रकार के वक्र में उन्नति धीरे धीरे होती है। जब सीखने की गति प्रारंभिक काल में धीमी होती है और बाद में सीखने की गति में उन्नति होती है, तो जो वक्र बनता है उनको धनात्मक उन्नति सूचक वक्र या नदोत्तर वक्र कहते हैं। तो ये होगा आपका कि सीखने की गति में धीरे धीरे पहले कमी होती है, पहले अभ्यास कर रहे हैं लेकिन इतनी तेजी से नहीं सीख रहा है, बाद में क्या होता है, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ रहा है तो एक समय आता है कि उसके सीखने की गति बहुत तीव्र हो जाती है, यानी कि एकदम से ग्राफ ऊपर चला जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, हम नदोत्तर वक्र बोलते हैं, जिसे धनात्मक उन्नति सूचक वक्र भी कहा जाता है। अब आता है आपका मिश्रित वक्र, जो आपका नदोत्तर वक्र है और जो आपका उन्नोत्तर वक्र है, यानी ऋणात्मक वक्र और आपका धनात्मक वक्र है, उन दोनों का मिश्रण होता है, उसे बोलते हैं मिश्रित वर्ग। इसे अपग्रहास वक्र भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी अभ्यास कर रहे हैं, पहले जो है धीरे गति से जो है अधिगम हो रहा है, फिर क्या होता है, एकदम से अभ्यास बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसके बाद जो है इसमें वृद्धि होती है, फिर उसके बाद वृद्धि होती चली जाती है, फिर उसके बाद जो है फिर से जो है नीचे की तरफ यानी कि ऋणात्मक स्थिति आ जाती है, फिर से अधिगम की संख्या घटती चली जाती है, यानी अधिगम में कमी आती चली जाती है। यानी कि इसमें जो है एक एस आकार की जो है वो बन जाती है आपके सामने इमेज। तो इसे बोलते हैं हम मिश्रित वक्र, यानी कि इसमें कभी गति तीव्र होती है, कभी गति धीमे होती है, तो इसे मिश्रित वक्र बोला जाता है। ये आपके सीटेट यूपीटेट रीट में पूछा गया था, सीटेट में इस तरीके की एक आकृति आई तो बोला था ये किस प्रकार का वक्र है, तो ये मिश्रित वक्र बोलेंगे इसे, या अपग्रहास वक्र भी बोल सकते हैं। आपके सुपर टेट में कोई भी शब्द दिया जा सकता है, आपके सुपर टेट में जो है कठिन शब्द आते हैं हिंदी मीडियम के। तो यह पृथक रूप से कोई वक्र नहीं है, यानी कि अलग से कोई वक्र की प्रकार नहीं है। ये वास्तव में यह ना तो उन्नोत्तर वक्र है ना ही नदोत्तर वक्र है, बल्कि यह इन दोनों का मिश्रण मात्र है। इस प्रकार के वक्र में प्रारंभिक घंटों में गति धीमी रहती है, फिर तीव्र होती है, इसके बाद फिर धीमी होती है, फिर तीव्र होती है। इस तरीके से जो है पहले धीमी रहेगी, फिर तीव्र होगी, फिर धीमी होगी। तो इस तरीके से एस आकार की एक आपके सामने पोजीशन इमेज बन के आती है। तो इस तरीके के वक्र को हम मिश्रित वक्र कहते हैं।
अब वक्र में जो है ये उतार चढ़ाव होते क्यों हैं? कोई भी वक्र बना रहे हैं आप में सीखने की, जो आप अधिगम कर रहे हैं, यह आपका अधिगम, ये जो है आपका अभ्यास अभ्यास है और ये आपका अधिगम है। तो इसमें जो है कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव क्यों होता है? तो ये होता है आपका इन कारणों से। मुख्य कारण है आपकी उत्तेजना, संतुलन, थकान, अभ्यास, प्रोत्साहन। आपके अंदर जितनी उत्तेजना होगी तो आप तेजी से सीखेंगे, और उत्तेजना कम होगी, जब कम हो जाएगी तो धीरे से सीखेंगे। जब संतुलन सही होगा तो आप तेजी से सीखेंगे, संतुलन बिगड़ जाएगा तो आप सीखने की में कमी आ जाएगी। आपको जब थकान हो जाएगी तो आप सीखते सीखते क्या होगा, एक स्थिति पर रुक जाएंगे, अब उससे ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। आप अभ्यास की संख्या कम कर देंगे तो तब भी जो है सीखना जो है प्रभावित हो जाता है, और वो भी ऋणात्मकता की ओर आ जाता है। और जब आपको प्रोत्साहन मिलेगा तो आप सीखने की गति में तीव्रता कर देंगे। तो इस तरीके से जो वक्र में उतार चढ़ाव आते हैं वो इन कारणों से आते हैं, आपके उत्तेजना से, संतुलन से, थकान से, अभ्यास से, प्रोत्साहन से। अब आता है आपके पास अधिगम के वक्र को प्रभावित करने वाले कारकों को देखते हैं या तत्वों को। पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव क्या होता है? वक्र में बालक द्वारा पूर्व ज्ञान का लाभ उठाने, नवीन ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया और उसका परिणाम स्पष्ट हो जाता है। पूर्व अनुभव में क्या होता है? जब हम बालक का पूर्व ज्ञान से लाभ उठाकर नवीन ज्ञान प्राप्त कराने की क्रिया करते हैं तो उसका परिणाम हमें जो है स्पष्ट रूप से मिलता है। अभ्यास। अधिगम की जाने वाली क्रिया का अधिक अभ्यास मात्र भी हो जाए तो उसका जो है प्रभाव वक्र में देखा जाता है। यानी कि अभ्यास यदि अधिक होगा तो वक्र में जो है एक तरीके से उन्नति होगी, और वक्र जो है अभ्यास में कमी होगी तो उसमें जो ऋणात्मकता आएगी वक्र में। सरल से कठिन की ओर। अधिगम की क्रिया यदि सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर चलेगी तो वक्र पर उसका अंकन उन्नति के सूचक के रूप में होगा। यानी कि पहले हम सरल चीजें समझाएंगे, फिर कठिन चीजें धीरे धीरे चलाएंगे, तो उसमें क्या होगा, वक्र जो है उन्नति की ओर जाएगा। कौशल, स्किल। अधिगम प्रक्रिया में कौशल का आयोजन होना मापन के समय इसका प्रभाव स्पष्ट करता है। यानी कि यदि टीचर के अंदर स्किल्ड है, टीचर स्किल्ड बेस्ड है, तो वो बच्चों को कोई चीज सिखा रहा है तो उसमें जो है उस वक्र में जो है आपको उन्नति दिखाई देगी। यानी कि पॉजिटिव सूचकांक दिखाई देगा, यानी पॉजिटिव उन्नति यानी धनात्मक उन्नति का सूचक दिखाई देगा यदि स्किल्ड व्यक्ति आपको कुछ चीज सिखाता है। उत्साह। सीखने वाले में यदि उत्साह होगा तो उत्साह, यदि सीखने वाला उत्साही है, उत्साह है उसके अंदर, तो उसके अंदर जो है धनात्मक उन्नति सूचक वक्र बनेगा। यदि उत्साह की कमी है तो ऋणात्मक वक्र उन्नति सूचक बनेगा। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें प्रभावित करती हैं अधिगम के वक्र को। ये थे अधिगम के वक्र को प्रभावित करने वाले कारक। विशेषताएं क्या है या शिक्षा में इसका महत्व क्या है? अधिगम वक्र के द्वारा अधिगम की अनियमित उन्नति प्रकट होती है। यानी कि जो अधिगम वक्र है तो अधिगम का उसमें पता चलता है कि अनियमितता होती है कि किस समय जो सीखने की स्थिति बढ़ी, किस समय जो सीखने की स्थिति घटी। अधिगम वक्र से यह पता चलता है कि सीखने की क्रिया और उससे प्रेरित करने वाले साधन और कारकों में क्या संबंध है। यानी कि जब हम कोई चीज सिखा रहे हैं बच्चे को, तो उस सिखाने वाली क्रिया में और जो उस क्रिया को सिखाने वाले साधन है, तो किन साधनों से जो है सीखने की स्थिति बढ़ रही है और किन साधनों के प्रयोग से सीखने की स्थिति घट रही है, तो इस चीज का भी हमें पता चलता है। इनके द्वारा सीखने वाले के शारीरिक मानसिक क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। यानी कि हम जो है एक वक्र के माध्यम से बच्चा कितना शारीरिक विकास कर रहा है, कितना मानसिक विकास हो रहा है, उसके अंदर कितनी क्षमताओं का विकसित हो रहा है, तो इन सब चीजों का जो है एक वक्र के द्वारा हम कहाँ कमी आ रही है, जहां पर ऋणात्मक सूचकांक मिल रहा है, तो वहां पर हम प्रयास करेंगे उसे जो है पॉजिटिव यानी धनात्मक वक्र की ओर ले जाने का। सीखने में उन्नति का ज्ञान, यानी सीखने में जो है उन्नति का ज्ञान होता है, यानी कि सीखने के साथ साथ जो है ज्ञान में उन्नति होती है। यह ग्राफ पेपर में अंकित किया जाता है। यानी कि यह जो प्रोसेस है आपका अभ्यास या समय के साथ साथ कितनी आपने कोई चीज सीखी, तो इस चीज को जो है ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाता है। ये अधिगम वक्र की विशेषताएं हैं। अब आता है आपका सीखने के पठार के बारे में बात। सीखने का पठार यानी प्लेटो ऑफ लर्निंग। प्लेटो ऑफ लर्निंग का मतलब होता है, देखिए इसमें क्या होता है, सीखने के पठार में जब कोई चीज आप सीख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप ये एक वक्र बनाएंगे इस तरीके से, तो आप ये प्रयास कर रहे हैं, आप जो है यहाँ पर अभ्यास, ये अभ्यास हो गया और ये आपका अधिगम हो गया, सीख रहे हैं कोई चीज। तो यहाँ से आप चले, अभ्यास किया, फिर सीखने की स्थिति बढ़ी, फिर अभ्यास किया, फिर अभ्यास किया। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप अभ्यास करे जा रहे हैं लेकिन कोई नई चीज नहीं सीख पा रहे हैं,
तो ये जो स्थिति होगी ये क्या होगा, पठार बन जाएगा यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं सीखने का पठार। जब सीखने की गति ना तो तेज हो और ना धीमे हो, अर्थात सीखने की गति में कोई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा, तो वक्र रेखा एक पड़ी रेखा के रूप में चलने लगती है, जिसे शिक्षण वक्र के हिस्से को सीखने का पठार कहते हैं। यानी कि इस हिस्से को क्या कहेंगे, सीखने का पठार कहेंगे। जब कोई स्थिति में चेंज नहीं आ रहा, अभ्यास करे जा रहे हैं, लेकिन अब जो है हम ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि जहां थे उसी लाइन में आगे चलते चले जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका सीखने का पठार होगा। इसमें जो है दो मुख्य बातें हैं। अब यहाँ रोश ने भी बताया, ये उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यानी कि उन्नति यानी कि अब जो है जो जितना सीख लिया वहीं पे जो है व्यक्ति या बालक रुक जाता है, तो इसमें कोई नई उन्नति नहीं होती, ये रोश कहते हैं। और सीखने का पठार जो है, पठार आना एक प्रकार का स्वाभाविक चीज है, यानी कि ये सीखने का पठार स्वाभाविक है, हर किसी व्यक्ति में आ सकता है, हर किसी बालक में आ सकता है। जब बालक को थकान हो जाए, बालक को अरुचि हो जाए, बालक के अंदर जो सीखने के लिए उत्साह कम हो जाए, तो वहां पर सीखने का पठार आ सकता है। यह एक वक्र में एक से अधिक पठार हो सकते हैं, मतलब एक वक्र है कोई तो उसके अंदर एक से अधिक पठार हो सकते हैं। जैसे कि पहला पठार यहाँ पर आए, कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो गया वृद्धि, फिर यहाँ पर कोई पठार आएगा, तो इस तरीके से एक से अधिक पठार बन सकते हैं सीखने के वक्र में। तो ये हुआ सीखने के पठार। इसके बाद आता है अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि लर्निंग ट्रांसफर। ये क्या होता है, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग कर लिया, नहीं हमने कोई चीज पहले से सीख रखी है, कोई ज्ञान पहले से ले रखा है, वो हम कोई नई चीज सीखने जा रहे हैं, तो पहला वाला ज्ञान दूसरे ज्ञान में हम प्रयोग करते हैं, और वो जो है ज्ञान उसे या तो बढ़ाता है या घटाता है या कोई फर्क नहीं डालता, तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण भी तीन प्रकार के होते हैं, सकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण ऐसा होता है। सकारात्मक स्थानांतरण में जो है पहला वाला ज्ञान जो है आपका, पहला ज्ञान जो है दूसरे ज्ञान में जो है आपको लाभ देता है, आपको सहायता करता है, तो सहायता करेगा, तो ये क्या होगा, आपका सकारात्मक स्थानांतरण होगा। जैसे साइकिल चलानी हम पहले से जानते हैं, उसके बाद हम बाइक चलाते हैं, तो साइकिल चलाने का ज्ञान हमारे बाइक चलाने के ज्ञान में जो है एक तरीके से हमें सहायता करेगा, तो ये क्या हुआ, आपका सकारात्मक स्थानांतरण हुआ। नकारात्मक स्थानांतरण, पहली कोई चीज सीखी हुई चीज दूसरी सीखी हुई चीज में जो है परेशानी करती है या विरोध करती है या परेशान करती है, तो सीखने में समस्याएं आती हैं पहले ज्ञान की वजह से दूसरे ज्ञान में। जैसे मान लीजिए हम भारत के अंदर कार चलाते हैं, तो उसमें लेफ्ट साइड में बैठकर चलाते हैं, लेकिन वही हमारी ड्राइविंग जब हम अमेरिका में जाएंगे तो हमें जो है राइट हैंड पे बैठकर चलाना होगा। तो पहले जो हम लेफ्ट हैंड से जो हम राइट हैंड से जो गियर डाल रहे थे, तो वो क्या होगा हमारा, अब वहां पर लेफ्ट हैंड से हमें काम करना होगा। तो जो पहली चीज हमारी सीखी हुई थी, तो दूसरी चीज सीखी हुई चीज में जो है यहाँ पर एक तरीके से विरोध कर रही है, यानी कि नकारात्मक फर्क डालिए, परेशानी डालिए, तो उसे बोलेंगे नकारात्मक स्थानांतरण। और जब जो है पहला ज्ञान कोई पहली बात सीखी हुई है और अब दूसरी बात सीख रहे हैं, तो इस पर कोई फर्क नहीं डालता, मतलब दूसरे ज्ञान को दूसरी चीज को सीखते हैं, इस ज्ञान से कोई मतलब नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं शून्य स्थानांतरण। यानी कि जैसे हमने रहीमदास के दोहे याद कर लिए, उसके बाद हमें कबीरदास के दोहे याद करने, तो हमें रहीमदास के दोहे ना तो परेशान करेंगे, ना उससे जो है कबीरदास के दोहे हमें याद हो जाएंगे, दोनों चीज अलग अलग हैं। तो जब एक ज्ञान दूसरे ज्ञान में कोई प्रभाव नहीं डालता, तो उसे बोलते हैं शून्य स्थानांतरण। तो आज की क्लास में जो है हमने जो चर्चा करी वो करी अधिगम के वक्र पर, यानी कि अधिगम का वक्र, पठार पर, अधिगम के स्थानांतरण पर। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके बीएड में, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी डीएलएड में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपका टेट, सुपर टेट, रीट और अन्य परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू तक में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये आसान कुछ चीजें होते हुए भी आपको नहीं आती, आप जो है आज के बाद इस चीज को नहीं भूल पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।